जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग मराठा साम्राज्य देखेंगे। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। बताइएगा सबसे पहले कि यानी कि मराठाओं के पूर्वज जो कि राजस्थान के किस वंश के सूर्यवंशी राजपूत थे? सिसोदिया। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि महाराष्ट्र की भक्ति आंदोलन और औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के कारण किसका उदय हुआ था? मराठा का उदय हुआ था। ठीक है। उसके बाद मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1627। हाँ, 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर यानी पुणे के निकट शिवनेर स्थान पर हुआ था। ठीक है। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। और माता का नाम क्या था? जीजाबाई। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? दादाजी कोंडदेव। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? रामदास। ठीक है। शिवाजी की सौतेली माँ का नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? तुकाबाई। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि जब शिवाजी के पिताजी यानी शाहजी भोसले पहले अहमदनगर के शासक के यहाँ नौकरी करते थे, जब अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार हो गया तो शाहजी भोसले कहाँ पर जाकर नौकरी करने लगे थे? ये जाके यानी बीजापुर के शासक के यहाँ नौकरी करने लगे थे। ठीक है। उसके बाद फिर अगला की अपनी अपेक्षित पत्नी जीजाबाई तथा पुत्र शिवाजी को पुणे का जागीर सौंप दिया। ठीक है। पूछा जाएगा कि शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था? उसकी माता और उसके दादा माता और दादाजी कोंडदेव का। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि शिवाजी दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन के स्थान पर किस साम्राज्य को खड़ा करना चाहता था? हिंदू साम्राज्य को। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा पहाड़ी चूहा के नाम से किसे जाना जाता है? शिवाजी को। ठीक है। शिवाजी ने किस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था? गुरिल्ला पद्धति या छापामार पद्धति। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि शिवाजी ने गुरिल्ला पद्धति को किससे सीखा था? मलिक अंबर से। ठीक है। यानी कि अहमदनगर के शासक मलिक अंबर से शिवाजी ने अपनी प्रथम सैन्य अभियान जो कि बीजापुर के विरुद्ध किया था, ये कब किया था? 1643। ठीक है। और तोरण का किला को जीत लिया था। ठीक है। शिवाजी के द्वारा और अन्य जीते गए किला थे, जिसमें कि पन्हला का किला, कोल्हापुर व पुरंदर का किला जीता गया था। ठीक है। अगला पूछा जाए कि शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति किसकी हत्या कर दी थी? अफजल खान। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि शिवाजी का मुलाकात औरंगजेब से कब हुआ था? 1657 ईस्वी में। ठीक है। शिवाजी औरंगजेब से संधि करना चाहते थे, किंतु औरंगजेब इसे स्वीकार नहीं किया। ठीक है। औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित करने के लिए कई अभियान किए थे, जिसमें से शिवाजी ने औरंगजेब के मामा किसको पराजित कर दिया था? शाइस्ता खां को। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा यानी कि शिवाजी ने सूरत को पहली बार कब लूटा था? 1664 ईस्वी। शिवाजी ने सूरत को जो लूटा था तो ये किस कारण से लूटा था? क्योंकि सूरत क्या था? औद्योगिक केंद्र था। ठीक है। उसके बाद सूरत को जब शिवाजी ने लूटा तो औरंगजेब शिवाजी के विरुद्ध एक बड़ा अभियान भेजा। इस अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? राजा जय सिंह के द्वारा। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि इस अभियान में शिवाजी क्या हुए? पराजित हो गए। ठीक है। उसके बाद है कि शिवाजी तथा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में, यानी 5 जून 1665 ईस्वी हुआ था। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को जीते गए 35 किलो में से कितना किला मुगल को लौटाना पड़ा था? 23 किला। ठीक है। इस संधि के तहत शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को औरंगजेब की सेवा में भेज दिया और खुद अगले वर्ष यानी कि 1666 ईस्वी में औरंगजेब से मिलने के लिए कहाँ पहुंचा? आगरा पहुंचा। ठीक है। किंतु औरंगजेब ने धोखा से शिवाजी को किस महल में कैद कर लिया था? जयपुरी महल, जो कि आगरा में स्थित है। ठीक है। तब फिर यानी 1666 ईस्वी में शिवाजी उस जेल से फलों की टोकरी में बैठकर भाग गया। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि शिवाजी ने सूरत को दोबारा कब लूटा था? 1670 ईस्वी में। ठीक है। पूछा जाएगा कि शिवाजी ने रायगढ़ के किला में अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? 1674 ईस्वी में। ठीक है। और रायगढ़ के किला में जब अपना राज्याभिषेक करवाया था उस समय उसने कौन सी उपाधि धारण किया था? छत्रपति की उपाधि। ठीक है। शिवाजी का राज्याभिषेक किस पंडित के द्वारा करवाया गया था? गंगा भट्ट, यानी गंगा भट्ट विशेश्वर के द्वारा करवाया गया था। गंगा भट्ट मूल रूप से कहाँ का रहने वाला था? बनारस, यानी कि काशी बनारस का रहने वाला था। ठीक है। औरंगजेब कभी भी शिवाजी को पराजित नहीं कर सका। अंततः
पुनः जजिया कर औरंगजेब ने कब लगाया? 1679 ईस्वी में। ठीक है, जजिया कर का विरोध करने वाला एकमात्र शासक कौन था? शिवाजी। ठीक है, अब विवश होकर औरंगजेब ने शिवाजी को कौन सी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, उसके बाद शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध था? कर्नाटक के विरुद्ध। ठीक है, जो कि 1677 ईस्वी में था। उसके बाद पूछा जाएगा कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680 में। 1680 यानी 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी के उत्तराधिकारी, शिवाजी के दो पुत्र थे जिसका नाम क्या क्या था? संभाजी और राजा राम। ठीक है, संभाजी से एक पुत्र हुए जिसका नाम क्या था? साहू जी। और राजा राम से एक पुत्र हुए जिसका नाम क्या था? शिवाजी द्वितीय। ठीक है, बताइएगा कि शिवाजी के मृत्यु के बाद यानी कि संभाजी को किस किला में कैद करके रखा गया था? पन्हाला का किला। वहां से वह भाग कर मराठा साम्राज्य के छत्रपति बन गए। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र जिनका क्या नाम था, जिसे शरण दिया था? अकबर द्वितीय। ठीक है, उसके बाद जिस कारण औरंगजेब ने संभाजी की यातना देकर उसे क्या कर दिया था? मरवा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर संभाजी का पुत्र कौन सा हुआ? साहू जी। साहू जी को बंदी बना लिया गया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि संभाजी के बाद शासक कौन बना था? राजा राम। किंतु 1700 ईस्वी में यह राजा राम की मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद राजा राम की पत्नी का नाम क्या था? ताराबाई। और उसने अपने अल्पायु पुत्र जिसका क्या नाम था? शिवाजी द्वितीय को शासक बना दिया और खुद उसके संरक्षक बन गई। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि साहू जी जो कि मुगल दरबार में कैद था, यानी कि संभाजी का पुत्र साहू जी, जिसे बहादुर शाह ने मराठा शक्ति को कमजोर करने के लिए उसे क्या किया? छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद जब साहू जी ने शिवाजी द्वितीय को पराजित करके छत्रपति यानी शासक बना, किंतु 1749 ईस्वी में साहू जी की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद मराठा प्रशासन की सारी शक्तियां किसके हाथों में चला गया? पेशवा के हाथों में चला गया। अब पेशवा का काल देख लेते हैं। पेशवा का काल यानी कि कब से कब तक रहा था? 1713 से 1818 तक। ठीक है, पूछा जाएगा कि यानी पेशवा जो पद था वह कैसा पद था? वंशानुगत पद था। ठीक है, पेशवा के मूल निवास कहाँ के रहने वाले होते थे? पुणे के। ठीक है, उसके बाद सर्वप्रथम सबसे पहला पेशवा हुआ कौन? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1713 से 1720। ठीक है, उसके बाद यानी कि बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा बना था, तो ये इसे किसके द्वारा बनाया गया था? साहू जी छत्रपति के द्वारा। ठीक है, अब वही पूछा जाएगा कि साहू जी जो छत्रपति बना था वह किसके सहयोग से छत्रपति बना था? बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से। ठीक है, उसके बाद साहू जी ने इन्हें अपने प्रतिनिधि बनाकर मुगल शासक किसके दरबार में भेजा था? फर्रुखसियार। ठीक है, फर्रुखसियार के दरबार में भेजा था 1717 ईस्वी में। फर्रुखसियार ने छत्रपति के पद को मान्यता दे दिया। इस संधि को मराठा शासन का किस नाम से जाना जाता है? मेघना काटा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु कब हुई थी? 1720 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा बालाजी यानी कि नहीं, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम यानी कि यह बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। कौन? बाजीराव प्रथम। लड़ाकू पेशवा के नाम से किसे जाना जाता है? बाजीराव प्रथम। ठीक है, उसके बाद शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? बाजीराव प्रथम के द्वारा। ठीक है, बाजीराव प्रथम ने यानी कि कब हैदराबाद के शासक निजाम उल मुल्क को हराकर मुंशी शिवगांव की संधि की थी? 1728 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद बाजीराव प्रथम ने छत्रपति साहू के कहे यानी कि बाजीराव प्रथम ने छत्रपति साहू से कहा, क्या कहा? कि आओ इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर वार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर पड़ेगी। पर यानी कि साहू जी ने इसका क्या प्रतिक्रिया दिया? कि निसंदेह ही आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र है। आपके प्रयासों से मराठा का साम्राज्य का पताका कहां से कहां तक फहराएगा? कटक से अटक। कटक से अटक। कटक उड़ीसा में, अटक अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यानी कि बाजीराव प्रथम ने कब मात्र 500 घोड़ों को लेकर, घोड़सवार को लेकर मुगल शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर दिया था? 1737 ईस्वी में। ठीक है, और दिल्ली को पूरी तरह से लूट लिया। मोहम्मद शाह से एक संधि की जिसके तहत 5 लाख प्रति वर्ष लेकर विदेशी आक्रमण के समय सैन्य मदद करने का वचन दिया था। किसने दिया था यह वचन?
बाजीराव प्रथम ने, ठीक है। लेकिन अगर यदि जब जैसे कि 1739 ईस्वी में एशिया का नेपोलियन कहा जाने वाला, एशिया का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह। यानी कि एशिया का नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह ने दिल्ली पर जब आक्रमण किया तो क्या यानी कि बाजीराव प्रथम उसे सहायता देने के लिए गया था? नहीं गया, ठीक है। उसके बाद बाजीराव ने पुर्तगालियों से सालसेट और वसीन महल को छीन लिया। बाजीराव हिंदू पद पादशाही की स्थापना करना चाहते थे। बाजीराव का संबंध किस मुस्लिम महिला से चल रहा था? मस्तानी से, ठीक है। उसके बाद साहू जी बाजीराव प्रथम के समय ही पूरे मराठा साम्राज्य को कितने परिसंघों में बांट दिया था? पांच परिसंघ में। जैसे कि यानी कि बड़ौदा का शासक कौन था? गायकवाड़। पुणे का शासक पेशवा। नागपुर का भोसले और इंदौर का होलकर और ग्वालियर का सिंधिया, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बालाजी बाजीराव। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1740 से 1761 ईस्वी, ठीक है। यानी कि पूछा जाएगा कि नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को, ठीक है। उसके बाद इसके समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। किसके समय में? बालाजी बाजीराव के समय में, ठीक है। यही कारण है कि बालाजी बाजीराव को शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। किसे? बालाजी बाजीराव को, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि छत्रपति साहू जी की मृत्यु हो गई और संगोली की संधि के तहत छत्रपति के पद को समाप्त कर दिया गया और मराठा साम्राज्य पूरी तरह किसके अधीन हो गया था? पेशवा के अधीन हो गया था, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि झलकी की संधि कब हुआ था? 1752 ईस्वी में, ठीक है। झलकी की संधि के द्वारा हैदराबाद के निजाम ने मराठों की अधीनता स्वीकार कर लिया था। उसके बाद पूछा जाएगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761, यानी कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। यानी अफगान के सेनापति कौन थे? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद जिसमें कि मराठा की पराजय हुई, ठीक है। उसके बाद यह खबर सुनकर यानी कि बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। किस इतिहासकार ने कहा था कि पानीपत की तृतीय युद्ध यह सिद्ध नहीं कर सका कि भारत में किसका शासन होगा, लेकिन यह जरूर सिद्ध कर दिया गया कि भारत में किसका शासन नहीं होगा। इसका इतिहासकार का सिडनी ओपन ने कहा था, ठीक है। अगला चलेंगे अब हम लोग माधव नारायण का शासनकाल कब से कब तक था? 1761 से 1772 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद इसमें है कि इसके समय मराठा साम्राज्य की खोई हुई शक्ति दोबारा वापस आने लगी, ठीक है। यह एक योग्य पेशवा था। इसने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को दोबारा मुगल गद्दी पर बैठाया। यानी अहमद शाह अब्दाली के डर से दिल्ली छोड़कर शाह आलम कहाँ भाग गया था? यानी दिल्ली छोड़कर भाग गया था। किंतु इसी वर्ष माधव नारायण राव की मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद आया नारायण राव। इसका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। इसका चाचा रघुनाथ राव ने इसकी हत्या कर दी थी। किसकी? नारायण राव की। उसके बाद आया माधव राव द्वितीय 1773 से 1795 ईस्वी। यानी कि यह अल्पायु था, यानी छोटा था, उम्र में छोटा था। अतः इसके सहायता के लिए किस परिषद का गठन किया था? बार भाई, यानी कि बार भाई परिषद का गठन किया गया। इसमें 12 मंत्रियों को एक साथ एक समूह में रखा गया था, ठीक है। इसमें सबसे प्रमुख यानी बार भाई परिषद में जो सबसे प्रमुख थे वह कौन कौन थे? नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया थे, ठीक है। उसके बाद आया रघुनाथ राव, जिसे रघोबा भी कहा जाता है, ने खुद पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि कब कर ली थी? 1775 ईस्वी में। अंग्रेजों को उपहार में यानी वसीन और सालसेट दे दिया, किंतु बाद में अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। अंग्रेजों तथा मराठों के बीच यही तनाव आंग्ल मराठा युद्ध का रूप ले लिया। तो कितने टोटल आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं? 3, ठीक है। उसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यह कब से कब तक हुआ था? 1778 से 1782 ईस्वी, ठीक है। यानी कि पूछा जाएगा कि यह युद्ध महादजी सिंधिया की अध्यक्षता में किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि। सालाबाई की संधि कब हुई थी? 1782 ईस्वी में, ठीक है। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने बार भाई परिषद को मान्यता दी तथा माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार किया। उसके बाद 1795 ईस्वी में महादजी सिंधिया तथा माधव नारायण राव की मृत्यु हो गई और अगला पेशवा कौन बना?
बाजीराव द्वितीय बना। बाजीराव द्वितीय, इसका कार्यकाल रहा था 1795 से 1818। यानी पूछा जाएगा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ था? बाजीराव द्वितीय के समय में हुआ था। ठीक है, उसके बाद इस पेशवा ने अंग्रेज की अधीनता स्वीकार कर ली, यानी खुद ही स्वीकार कर लिया था। ठीक है, उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध यह कब से कब तक हुआ था? 1803 से 1806 ईस्वी। ठीक है, 1803 से 1806। यह युद्ध वसीन की संधि के तहत समाप्त हो गया। कौन सा? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, इस संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज की अधीनता स्वीकार कर ली। इस संधि को भोसले और होलकर तथा सिंधिया ने स्वीकार नहीं किया था। इसी कारण तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का यानी कि शुरुआत हो गया। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1818। ठीक है, यानी कि यह युद्ध जो था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? पुणे के संधि। ठीक है, यानी इस युद्ध की समाप्ति के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने पेंशन भोगी बना दिया और उसे कानपुर यानी कि बिठूर भेज दिया। इसी पेशवा यानी कि बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र कौन था? नाना साहब। ठीक है, बाजीराव द्वितीय के बाद इसे भी पेंशन दिया जाता रहा, किंतु किस गवर्नर जनरल ने यानी नाना साहब का पेंशन को बंद कर दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने बंद कर दिया था। इसी कारण नाना साहब ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। उसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद कुछ हुए संधियां जो इस प्रकार से है, जैसे कि पूना की संधि किसके साथ हुआ था? उस समय प्रशासक कौन था? पेशवा था। और नागपुर की संधि में भोसले, और मंदसौर की संधि के समय प्रशासक होलकर, और ग्वालियर के समय सिंधिया। ठीक है, उसके बाद अगला चलते हैं। अगला है कि बड़ोदरा का गायकवाड़ के साथ कोई संधि नहीं हुआ था, क्योंकि यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया था। ठीक है, इसी यानी कि इनमें से यानी इन्होंने स्वतः ही अंग्रेजों की स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने? तो बड़ोदरा के गायकवाड़ ने। ठीक है, 1818 आते आते मराठा शक्ति समाप्त हो गई और मराठा क्षेत्र पर किसका अधिकार खत्म हो गया? यानी मराठाओं का अधिकार खत्म हो गया और किसका अधिकार आ गया? अंग्रेजों का अधिकार आ गया। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि मराठाओं की छोटी टुकड़ी को किस नाम से जाना जाता था? पिंडारी के नाम से जाना जाता था। यानी कि यह छापामार युद्ध यानी गोरिल्ला युद्ध से अंग्रेजों से लड़ते रहता था। कौन? पिंडारी लोग। ठीक है, यानी कि पूछा जाएगा कि किस इतिहासकार ने कहा था कि पिंडारियों को मराठा का कुत्ता कहा था? किस इतिहासकार ने? तो यह था मेलकम ग्रे नामक। ठीक है, उसके बाद पिंडारियों का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? वारेन हेस्टिंग के समय में। उसके बाद मराठा के सैन्य व्यवस्था कुछ देख लेते हैं। मराठाओं का मुगलों से संघर्ष किसके समय से प्रारंभ हो गया था? शाहजहां के काल से। ठीक है, उसके बाद मराठों के पास कितना किला था? 250 है। ठीक है, जिसमें से 23 किला शिवाजी ने किस संधि के तहत मुगलों को लौटा दिया था? पुरंदर की संधि। ठीक है, यानी कि शिवाजी ने पुर्तगालियों से कितना तोप खरीदा था? 200 तोप खरीदा था। शिवाजी ने कर्नाटक के कोलाबा में नौसेना का गठन किया था। मराठा सैनिक को धार्मिक यानी मराठा सैनिक को अधिकार यानी कि यह कहा गया था शिवाजी के द्वारा कि धार्मिक स्थल, बच्चे, महिला तथा आम नागरिकों पर आक्रमण नहीं करना है। ठीक है, शिवाजी के घोड़सवार को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। कौन कौन था? बगीर और सिहलदार। ठीक है, उसके बाद यानी बताइएगा यानी कि अस्थाई घोड़सवार थे और नियमित रूप से सेना में रहते थे। ये कौन सा था? बगीर। ठीक है, यह अस्थाई घोड़सवार था। यह युद्ध के समय सेना में रहता था। यह कौन सा था? सिलहदार। ठीक है, उसके बाद शिवाजी के समय पैदल सैनिक को किस नाम से जाना जाता था? पागा सैनिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद मराठा प्रशासन व्यवस्था में मराठा प्रशासन की शुरुआत किसने किया था? शिवाजी ने किया था। यानी प्रशासन के लिए 8 मंत्रियों को नियुक्त किया था, जिसे संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? अष्टप्रधान कहा गया। ठीक है, मराठा प्रशासन में सबसे बड़ा पद कौन सा होता था?
छत्रपति होता था। उसके बाद दूसरा पद किसका होता था? पेशवा का। ठीक है, यानी अष्ट प्रधान जो थे इसमें से 8 प्रधान कुछ इस प्रकार से, जैसे कि पहला पेशवा, यानी छत्रपति के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद किसका होता था? पेशवा का होता था। यानी छत्रपति के अनुयायी यानी छत्रपति के अनुपस्थिति में प्रशासन की देखरेख कौन करता था? पेशवा करता था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि मजूमदार या आमद कौन सा विभाग को देखता था? वित्त मंत्रालय को। ठीक है, उसके बाद बताइएगा सरी ए नौबत किस विभाग को देखता था? सेनापति। उसके बाद सुमंत पूछा जाए तो यह किस विभाग को देखता था? विदेश मंत्री। ठीक है, उसके बाद वाक्यान्विश कौन सा विभाग था? गुप्तचर या संधि विभाग। ठीक है, उसके बाद पिटनीस जो था यह कौन सा विभाग देखता था? पत्राचार व्यवस्था को देखता था। और पंडित राव ये किसको देखता था? धार्मिक मामलों को देखरेख करता था। और न्यायाधीश किसको देखता था? ये हाँ, न्याय व्यवस्था की देखरेख करता था। ठीक है, उसके बाद मराठा राजस्व व्यवस्था, मराठा राजस्व व्यवस्था में था, यानी कि मराठाओं का राजस्व व्यवस्था यानी कि मलिक अंबर के राजस्व व्यवस्था से लिया गया था। शिवाजी के समय राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा था? कृषि कर या भूमि कर। ठीक है, शिवाजी ने भूमि कर को 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 40%। शिवाजी के समय सबसे महत्वपूर्ण कर कौन कौन सा था? चौथा और सरदेशमुखी। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यानी शिवाजी अपने पड़ोसी देश से लेता था, यह कुल कृषि का 1/4 भाग था। यह कौन सा कर था? चौथ कर। ठीक है, उसके बाद शिवाजी यह कर अपने ही देश की जनता से लेता था। इस कर को देने वाले इस बात को स्वीकार करते थे कि उसके देश के प्रमुख कौन है? शिवाजी है। यह कौन सा कर होता था? सरदेशमुखी। ठीक है, उसके बाद यानी कि सरदेशमुखी कर जो होता था कुल कृषि का कितना भाग लगाया जाता था? 1/10 भाग। ठीक है, उसके बाद मराठा साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? गांव थी। ठीक है, गांव के प्रधान को किस नाम से जाना जाता था? पटेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद मराठा साम्राज्य की राजभाषा कौन सी थी? मराठी थी। अब हम लोग अवध राज्य की ओर चलेंगे, यानी कि स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो कि अवध राज्य था, इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? शहादत खां के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये कब किया गया था अवध राज्य की स्थापना? 1722 ईस्वी में। ठीक है, मुगल बादशाह उस समय कौन था जिससे अलग होकर अवध राज्य की स्थापना किया गया था? मोहम्मद शाह। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी यानी शहादत खान ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? लखनऊ में बनाया था। ठीक है, इन पर आक्रमण के लिए ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह ने हमला किया था, किंतु इन्होंने नादिर शाह को कहां आक्रमण करने के लिए उकसाया था? दिल्ली। ठीक है, जब नादिर शाह दिल्ली को लूट कर वापस शहादत खां के पास कुछ धन देने के लिए आ रहा था, तो इसके डर से शहादत खां ने क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। इसके मृत्यु के बाद उसके पुत्र का क्या नाम था? शहादत खां के पुत्र का नाम सफदरगंज तथा शुजा-उद-दौला के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ और शासक शुजा-उद-दौला बना। यानी पूछा जाएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि तिलगुट सेना में एक शुजा-उद-दौला भी था, जो कि तिलगुट सेना क्या हुआ था? पराजित हो गया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि अवध ने बेलेजली द्वारा प्रारंभ की गई सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। यह कब किया था? 1801 ईस्वी में। बताइएगा कि अवध के अंतिम नवाब कौन था? बाजिद अली शाह थे। ठीक है, जिनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और अवध पर कौन सा आरोप लगाकर उसे अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया? कुशासन का आरोप लगाकर। ठीक है, यही कारण है कि बाजिद अली शाह की पत्नी जिसका नाम क्या था? बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह को भारतीय सैनिकों का अवध से नेतृत्व किया था। ठीक है, उसके बाद विद्रोह समाप्त होने के बाद यानी 1857 की क्रांति समाप्त होने के बाद बेगम हजरत महल कहाँ चली गई? नेपाल चली गई और नेपाल में ही उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद अगला आया हैदराबाद यानी कि हैदराबाद की स्थापना कब हुआ था? 1724 ईस्वी में। हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? निजाम उल मुल्क ने किया था। हैदराबाद की जो स्थापना हुई तो मुगल शासक किससे अलग होकर हुआ था? मोहम्मद शाह से अलग होकर। ठीक है, उसके बाद फिर पूछा जाएगा कि 1725 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद पर आक्रमण किया और पालखेड़ा के युद्ध में निजाम को पराजित कर दिया। पेशवा तथा निजाम के बीच किस यानी कि कौन सी संधि हुई थी?
मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी। इसी संधि के तहत निजाम ने मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली और चौथ तथा सरदेशमुख कर नमक या नमक जो कर था वह देने लगा था। जब 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रारंभ की तो उसे मानने वाला पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद था। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद यानी तेलंगाना वाला क्षेत्र पाकिस्तान में मिलने के लिए इच्छा जताती थी, किंतु किस भारतीय यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा ऑपरेशन चलाकर हैदराबाद पर अधिकार कर लिया? ऑपरेशन पोलो। ठीक है, उसके बाद अगला आया कर्नाटक। कर्नाटक यानी बताइएगा कर्नाटक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सादुतुल्लाह। ठीक है, कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए फ्रांसीस तथा अंग्रेज आपस में लड़ गए और इसके कारण कितने युद्ध हुए थे? यहाँ कर्नाटक में 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, यानी प्रथम अंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48। ठीक है, इस युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया के अधिकार को लेकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ था, यानी ऑस्ट्रिया को अधिकार करना चाहता था फ्रांसीसी या अंग्रेज दोनों। ठीक है, और उसी का चमचा यहाँ जो था तो यहाँ भी दोनों लड़ गया यानी भारत में। ठीक है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? एला सपा संधि के तहत समाप्त हुआ। इसी संधि के तहत भारत ने प्रथम अंग्ल कर्नाटक युद्ध को भी समाप्त किया। जैसे वहां ऑस्ट्रेलिया में एला सपा संधि से समाप्त हुआ, यहाँ भी यानी भारत में भी प्रथम अंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद द्वितीय अंग्ल कर्नाटक युद्ध यह कब हुआ था? 1749 से 1754 ईस्वी। इस युद्ध का कारण क्या था? फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले की महत्वाकांक्षी हलचल का होना। ठीक है, यह युद्ध पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हो गया। कौन सा युद्ध? द्वितीय अंग्ल कर्नाटक युद्ध। ठीक है, पूछा जाएगा कि तृतीय अंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1763 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध का कारण क्या था? यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध को माना जाता है तृतीय अंग्ल कर्नाटक युद्ध को, यानी कि यह युद्ध इंग्लैंड तथा किसके बीच मुख्य रूप से हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है, इसी युद्ध के दौरान यानी कि बंदीवास का युद्ध हुआ था, जो कि बंदीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। ठीक है, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। किस युद्ध में? बंदीवास के युद्ध में। और भारत से फ्रांसीसी सत्ता लगभग समाप्त हो गई थी। यह युद्ध 1763 ईस्वी में किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। कौन सा युद्ध? तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, तृतीय अंग्ल कर्नाटक युद्ध। उसके बाद फिर अगला आया मैसूर राज्य। मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया था? हैदर अली ने किया था। तो यानी कि यह स्थापना कब किया था हैदर अली ने? 1755 ईस्वी में। हैदर अली एक योग्य शासक था। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया और यही अंग्रेजों तथा मैसूर के बीच युद्ध का कारण बन गया था। ठीक है, अंग्रेजों तथा मैसूर के बीच लड़े गए युद्ध कुछ इस प्रकार से है, यानी अंग्रेज और मैसूर के बीच कितना युद्ध हुआ था? 4 युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें से प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769 ईस्वी। ठीक है, इस समय यानी कि मैसूर से शासक कौन था? हैदर अली, और एक साइड अंग्रेज था। ठीक है, यानी अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को दबाने के लिए अंग्रेजों के साथ यह युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध। यानी युद्ध में हैदर अली विजयी रहा। यह युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि के तहत। ठीक है, उसके बाद मद्रास की संधि की सारी शर्तें किसने तय किया था? हैदर अली ने तय किया था। यही कारण हुआ कि यानी कि द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध को जन्म दे दिया, क्योंकि हैदर अली के शर्त को अंग्रेजों को मानना पड़ा था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784। ठीक है, इस युद्ध का कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा हैदर अली का क्षेत्र माहे यानी कि जो कि पांडिचेरी पर अधिकार करना था। ठीक है, उसके बाद इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुआ था? द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, हैदर अली का बेटा कौन था? टीपू सुल्तान यानी उसका बेटा टीपू सुल्तान को आगे बढ़ाया, यानी इस युद्ध को द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध को टीपू सुल्तान ने आगे बढ़ाया। यह युद्ध बिना किसी निर्णय के किस संधि के तहत समाप्त हो गया था? द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध
मंगलोर की संधि के तहत, ठीक है। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792 ईस्वी, यानी कि इस समय मैसूर का शासक कौन था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय? टीपू सुल्तान, ठीक है। यानी टीपू सुल्तान द्वारा लड़ा गया था, किंतु इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो गया। और यह युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत, ठीक है। उसके बाद फिर हुआ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद यानी इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है। मैसूर क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। उसके बाद फिर टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक नवसेना का गठन किया और फ्रांस के जेकोबिन क्लब यानी कि फ्रांस के गर्म दल की सदस्यता ग्रहण कर लिया था। किसने? टीपू सुल्तान ने। उसके बाद पूछा जाएगा कि टीपू सुल्तान एक धार्मिक उदार शासक था। इसने शंकराचार्य द्वारा बनाए गए कौन से पीठ को मैसूर में स्थापित किया था? सिंगेरी पीठ को, ठीक है। उसके बाद यानी कि स्थापित स्थित पुनर्निर्माण उसे करवाया था, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी किस शासक के द्वारा यानी कि राम लिखा हुआ अंगूठी को पहना जाता था? यानी टीपू सुल्तान के द्वारा, ठीक है। टीपू सुल्तान के तोपों का आकार किस तरह का था? शेर की तरह था, ठीक है। उसके बाद टीपू सुल्तान का यानी कि किसके द्वारा कहा गया था कि इन 100 दिन गिदड़ के जीवन जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जीवन जीना है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? टीपू सुल्तान के द्वारा। अब अगला चलेंगे पंजाब राज्य, ठीक है। पंजाब राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रंजीत सिंह ने किया था, ठीक है, जो कि सुकरचकिया मिसल का राजा था, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि इसके समय यानी 1795 से 99 तक अफगानिस्तान का शासक जिसका नाम क्या था, जिसने हमला किया था इसके समय में, राजा रंजीत सिंह के समय में? जमान शाह प्रथम ने हमला किया था, ठीक है। उसके बाद इस हमले के दौरान जमान शाह के कुछ तोप नदी में गिर गया था, जिसे राजा रंजीत सिंह ने वापस जमान शाह को दे दिया। राजा रंजीत सिंह के इस उदारता से जमान शाह प्रसन्न हुए और यानी कि राजा रंजीत सिंह को कौन सा क्षेत्र उपहार दे दिया? लाहौर क्षेत्र उपहार दे दिया। किसके द्वारा? जमान शाह प्रथम के द्वारा, ठीक है। उसके बाद राजा रंजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। राजा रंजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर सोने का परत चढ़वाया था, यानी कि स्वर्ण मंदिर पर सोने का परत किसने चढ़वाया था? राजा रंजीत सिंह ने चढ़वाया था, ठीक है। उसके बाद 1809 ईस्वी में राजा रंजीत सिंह तथा यानी कि चार्ल्स मेटकॉफ के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी। इस संधि के तहत कौन सी नदी को अंग्रेजों तथा पंजाब राज्य के बीच सीमा माना गया था? सतलज नदी को, ठीक है। उसके बाद 1809 ईस्वी में राजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, ठीक है। अगला शासक कौन बना? खड़क सिंह। खड़क सिंह ने अपना वजीर यानी कि पीएम किसे बनाया था? ध्यानचंद को बनाया था, ठीक है। उसके बाद ध्यानचंद एक बोलेबाज व्यक्ति था। उसने अगले ही वर्ष यानी खड़ग सिंह की हत्या कर दिया था। कब? 1840 ईस्वी में। अगला शासक कौन बना? नौनिहाल बना, ठीक है। इसने भी अपना वजीर ध्यानचंद्र को ही बनाया। ध्यानचंद्र ने इसकी भी हत्या कर दी थी। कब? 1844 ईस्वी में। इसके बाद अगला शासक कौन बना? शेर सिंह बना, किंतु शेर सिंह की 1844 ईस्वी में मृत्यु हो गई और इसका अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह अगला शासक बना। अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार के लिए दो युद्ध लड़े थे, यानी कि प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध कब हुआ था? 1845 से 1846। यानी कि यह युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो भोरे वाला संधि के तहत समाप्त हुआ था। कौन? प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध। द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध कब हुआ था? 1846 से 1849 ईस्वी में। इस युद्ध का कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति था। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार के लिए किसे भेजा था? चार्ल्स नेपियर नामक एक कुशल सेनापति को भेजा था। यह चार्ल्स नेपियर युद्ध में विजय रहा और पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर हीरा पंजाब के राजा से लेकर कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड की रानी को भेज दिया, ठीक है। राजा रंजीत सिंह का अल्पायु पुत्र कौन था? दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने अच्छी शिक्षा के लिए कहाँ भेज दिया था? लंदन भेज दिया। और उसकी माता को यानी 48,000 रुपया की प्रति वर्ष पेंशन देकर कहाँ भेज दिया? जम्मू कश्मीर यानी शेखपुर जम्मू कश्मीर में भेज दिया। इस प्रकार पंजाब पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हो गया,
ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। अब बंगाल हम लोग देखेंगे। बंगाल देख के उसके बाद फिर कल देखेंगे। जैसे कि बताइएगा कि बंगाल राज्य की स्थापना किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने किया था। ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद। ठीक है। यानी कि इसकी मृत्यु मुर्शिद कुली खान की कब हो गया था? 1727 ईस्वी में हो गया था। ठीक है। उसके बाद सुजाउद्दीन अगला शासक बना था। ठीक है, जो कि नवाब था, किंतु 1739 ईस्वी में इनकी भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। उसके बाद अलीवर्दी खां अगला नवाब बना, कब? 1756 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई अलीवर्दी खां के भी। उसके बाद आया सिराजुद्दौला अगला शासक बना। सिराजुद्दौला का अपने ही परिवार में घसीटी बेगम से विवाद चल रहा था, साथ ही साथ अपने पड़ोसी राजबल्लभाचारी से भी विवाद था। इसी विवाद का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में किला बनवाना प्रारंभ कर दिया। जो कि कौन सा किला बनवा रहा था अंग्रेजों के द्वारा? फोर्ट विलियम का किला। ठीक है। यानी कि प्रधान अधिकारी फोर्ट विलियम का किला जो बना रहा था उस समय कौन था? रोजर ड्रैगन, यानी रोजर ड्रैक प्रधान अधिकारी था। ठीक है। सिराजुद्दौला ने अचानक किला पर हमला कर दिया। वहां पर 146 लोगों को पकड़कर कलकत्ता के किस नगर नामक स्थान पर उसे मतलब एक कोठरी में कैद कर दिया? चौंद नगर नामक स्थान पर। ठीक है। जिसमें से कितने व्यक्ति की मृत्यु हो गई? 146 में से 123 की मृत्यु हो गई और 23 जीवित बचे। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? काल कोठरी या ब्लैक हॉल की घटना के नाम से जाना जाता है। इस घटना की जानकारी इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि 146 में से 23 व्यक्ति मर गया था? ये किसने जानकारी दिया था? हॉर्नवेल ने दिया था। ठीक है। उसके बाद सिराजुद्दौला को हटाने के लिए मद्रास का गवर्नर यानी कि लॉर्ड क्लाइव बंगाल आया और उसने सिराजुद्दौला के सेनापति जिसका नाम क्या था, जिसे कोषाध्यक्ष यानी वित्त मंत्री राय दुर्लभ को मिला लिया। यानी किनको मिला लिया था इस लॉर्ड क्लाइव ने? मीर जाफर को और राय दुर्लभ को मिला लिया था। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि बंगाल राज्य में हुगली नदी के किनारे पलासी का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? 23 जून 1757 में हुआ था। ठीक है। पलासी का युद्ध। इस युद्ध में कौन कौन भाग लिए थे? सिराजुद्दौला मीर जाफर के कहने पर युद्ध से पहले ही लौट रहा था, जिसकी रास्ते में ही हत्या कर दी और युद्ध के मैदान में मीर जाफर चुपचाप अंग्रेजों के साथ देता रहा और अंग्रेज जीत गया। कौन सा? यानी कि प्लासी का युद्ध। ठीक है। पूर्व शर्त के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। ठीक है। अंग्रेजों ने मीर जाफर से धन लेना प्रारंभ किया। जाफर ने भी उन्हें अत्यधिक धन दिया, किंतु धन जब समाप्त होने लगा तो मीर जाफर धन देने से कतराने लगा। इसी कारण अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे पुनः बंगाल का नवाब बना दिया? मीर कासिम को नवाब बना दिया। ठीक है। इससे बंगाल का प्रथम शांतिपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद दस्त प्रणाली क्या होता था? इसमें दस्तक होना चाहिए। दस्तक प्रणाली यानी इसमें था कि दस्तक प्रणाली में शाही फरमान जो कि राजा जारी करता था। जिस अंग्रेज के पास यह दस्तक प्रणाली होता था उसे बंगाल के क्षेत्र में कर यानी छूट दिया जाता था, टैक्स में। उसके बाद फिर अंग्रेजों ने इस दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग प्रारंभ कर दिया, जिस कारण से मीर कासिम ने दस्तक प्रणाली को ही समाप्त कर दिया। इसी कारण अंग्रेज मीर कासिम का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां बना लिया था? मुंगेर लाया था। ठीक है। मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना खोला। अंग्रेजों को मीर कासिम की यह नीति पसंद नहीं आई और अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर पुनः किसे बंगाल का नवाब बना दिया? मीर जाफर को बना दिया। ठीक है। उसके बाद फिर बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। ठीक है। बंगाल का अपदस्थ नवाब को हटाकर यानी कि जो कि अवध के नवाब यानी कि शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक तिलगुट सेना ने जब अंग्रेज पर यानी कि आक्रमण किया था तो इसमें तिलगुट सेना की क्या हुई? हार हो गई। इस सेना का नेतृत्व तिलगुट सेना का कौन कर रहा था? शाह आलम द्वितीय कर रहा था। ठीक है। तिलगुट सेना का सामना बिहार के किस क्षेत्र में हुआ था?
बक्सर क्षेत्र में। बक्सर क्षेत्र में कब हुआ था? 1764 ईस्वी में अंग्रेजों से हुआ था। अंग्रेज सेना का नेतृत्व एक कुशल सेनापति था, जो कि अंग्रेजी सेनापति कौन सा था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो कर रहा था। इस युद्ध में तिलगुट सेना की पराजय हुई और अंग्रेज विजयी हो गया। और इसके बाद यानी कि एक संधि हुआ, जो कि इलाहाबाद की संधि हुआ। इलाहाबाद की संधि कब हुआ? 1765 ईस्वी में। ठीक है। शाह आलम ने, यानी शाह आलम जो इसका नेतृत्व कर रहा था, उसके अनुसार इलाहाबाद की संधि में, इस संधि के तहत शाह आलम ने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी यानी कि राजस्व टैक्स अंग्रेजों को सौंप दिया। इस प्रकार बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। ठीक है। इस समय कंपनी का गवर्नर कौन था? द्वैध शासन जब प्रारंभ हो रहा था यानी 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। पूछा जाएगा कि भारत में द्वैध शासन का जनक के नाम से किसे जाना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को जाना जाता है। ठीक है। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मुबारक शाह था। इसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं। कल हम लोग यानी कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन हो जाएगा, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर यदि आप को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।